हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग क्लास 6 की और क्लास 7 की ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने क्लास 6 की पॉलिटी भी डिस्कस कर ली थी। पहले हम लोग क्लास 8 तक की कंप्लीट ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिर से क्लास 7 की पॉलिटी से रीस्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारा इसी क्रम में ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है, जो कि क्लास 8 से है। चैप्टर का टाइटल है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखें तो हम इसको कौन सी एक्टिविटी में रखेंगे और इससे जो अन्य एक्टिविटी जुड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है एग्रीकल्चर, और इसमें जो मुख्य फसलें हैं उनके लिए किस तरह के इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। इतने पॉइंट हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे कि एनसीईआरटी में किया जाता है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक स्टोरी से होता है, जिसमें कि कुछ बच्चे गांव से गुजर रहे होते हैं और वे किसान को जुताई करते देखते हैं। फिर किसान उनको बताता है कि कैसे वो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद डाल रहा है, बुआई कर रहा है गेहूं की, और फिर जब गेहूं बन जाएगा तो वो उसको मंडी में मार्केट में बेच देगा, जहां से उसकी प्रोसेसिंग हो के आटा, डबल रोटी और बिस्कुट बनाए जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो पौधा है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद यानी कि आपके जो कच्चा माल है उससे प्रोडक्शन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, और इनको हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब जो ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, इनके अंतर्गत उन उत्पादों को शामिल किया जाता है, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी कि इसमें खेती और खेती से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि इनका उत्पादन जो है प्राइमरी रूप में होता है। तो इसमें शामिल होते हैं आपके कृषि, मत्स्यन और संग्रहण। अब ये कैसे होता है? प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये सारे, और जब इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की प्रोसेसिंग करके, प्रसंस्करण करके हम लोग इनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो ये क्रियाएं द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी क्रियाओं के उदाहरण हैं। अच्छा, जो टर्शियरी क्रियाएं होती हैं इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो ये सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, ये जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। अब यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और जो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब आपकी जो सर्विस सेक्टर है, जो तृतीयक टर्शियरी एक्टिविटीज़ है, इसके उदाहरण है। यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है यातायात पे, क्योंकि एग्जाम में जो है जब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो जो यातायात है ये आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि यातायात में जो व्हीकल्स यूज किए जाते हैं वो तो हमारे सेकेंडरी सेक्टर के होते हैं, लेकिन जो ये क्रिया है, जो ये एक्टिविटी है, ये आपकी सर्विस सेक्टर की है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति दी गई है, जो कि लैटिन शब्द के एगर या एग्री से बना है, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है जिसका अर्थ कृषि करने से है। अब यहाँ पे अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। तो कृषि के लिए क्या क्या चीज़ अनिवार्य है? अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वो कृषिगत भूमि कहलाती है। अब यहाँ पे आपको विश्व के मानचित्र में दिखाए गए हैं कि कृषि कहाँ कहाँ पे की जाती है। देखिए, हमारा भारत में सबसे ज़्यादा कृषि है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आप चाइना में देखिए, आप लोग यूरोप में देखिए, यूरोप में भी अच्छी खासी कृषि होती है। और ये देखिए, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर भी अच्छी खासी कृषि की जाती है। तो अब आप लोग कृषि से संबंधित कुछ तथ्यों को जानिए कि किसकी खेती या किसका उत्पादन क्या कहलाता है। तो जब हम एग्री में कल्चर जोड़ देते हैं तो ये एग्रीकल्चर आपका कृषि से रिलेटेड हो जाता है, जिसमें कि मृदा की जुताई, फसलों का उगाना और पशुपालन विज्ञान कला शामिल है। अब इसी के साथ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहते हैं हम लोग रेशम उत्पादन को। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है, और ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है। इस शब्द पे ध्यान देना है, क्योंकि ये लाइन सीटेट में पूछी जाती है।
इसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को कहते हैं हम मत्स्य पालन। अब ये कैसे होता है? विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना। किस लिए करना? ताकि आय में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा विटीकल्चर, जिसको हम द्राक्षा कृषि भी कहते हैं, ये कहलाती है अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। किस लिए? वाणिज्यिक उपयोग के लिए। जब हम लोग सब्जियां, फल, फूल उगाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जा सकता है। अब कृषि तंत्र, तो कृषि को हम एक तंत्र के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट है वो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक होते हैं, और इसकी प्रोसेसिंग में आपकी जुताई, बुआई इत्यादि आते हैं, और इसके प्रोडक्शन में जो है आपको फसल प्राप्त होती है। तो यहाँ पे चित्र से भी आपको समझाया गया है कि आप क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर प्रोसेस में क्या होगा, और फिर प्रोडक्शन में क्या होगा। निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। अब जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक निवेश होता है कृषि में, और एक मानवीय निवेश होता है। भौतिक निवेश में सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, जल, तापमान ये आ जाते हैं, और मानवीय निवेश में भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन ये आ जाते हैं। अब कृषि के प्रकार देखिए फ्रेंड्स, कृषि विश्व में विभिन्न तरीकों से की जाती है, लेकिन भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के लेवल के आधार पे कृषि को दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। एक निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्यिक कृषि। फिर जो निर्वाह कृषि है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब आदिम निर्वाह कृषि है उसके भी फिर से दो भाग हैं, स्थानांतरी और चलवासी। इस चीज़ का एक माइंड मैप बना लीजिए आप लोग कि कृषि के दो प्रकार हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। फिर इस निर्वाह कृषि के भी दो भाग हैं, गहन और आदिम। फिर आदि के भी दो भाग हैं, आदिम में स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण आता है। अब यहाँ पे जैविक कृषि के बारे में बताया गया है कि जब हम कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं, और फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी आनुवांशिक, कोई भी हेरिडेटरी रूपांतरण, हेरिडेटरी चेंज हम उसमें नहीं करते, वो जैविक कृषि कहलाती है। तो जैविक कृषि से संबंधित इन तीनों चारों कथनों को याद रखना है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कौन सा कथन जैविक कृषि से संबंधित नहीं है। अब हम कृषि के दो प्रकारों में से सबसे पहले निर्वाह कृषि के बारे में देखेंगे। तो निर्वाह कृषि कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम के उपयोग से जो कृषि करता है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। और निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम, देखिए यहाँ पे औजार साधारण हैं और जो आपका श्रम है, जो आपकी मेहनत है, हार्डवर्क है, वो ज़्यादा है, और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक, यहाँ पे ध्यान देना है कि गहन निर्वाह कृषि में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, और गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल चावल है। इसके अलावा इसकी मुख्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन आदि शामिल हैं। जो हमारी गहन निर्वाह कृषि है ये दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से ये एशिया में की जाती है, और एशिया के भी दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो गहन निर्वाह कृषि कौन से प्रदेशों में होती है? मानसूनी प्रदेशों में। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है आदिम निर्वाह कृषि, इसको हम स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण दो भागों में बांटते हैं। स्थानांतरी कृषि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अमेजन वाले चैप्टर में, जो कि क्लास 7 में था, जहाँ पे हमने इसको दहन और कर्तन विधि द्वारा कृषि के नाम से पढ़ा था। तो स्थानांतरी कृषि आप लोगों को पता है कि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के जो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं इनमें की जाती है, और ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले वृक्षों को काटकर फिर उनको जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, और यही जो राख होती है इसको मृदा में मिला दिया जाता है, जिससे कि मृदा उपजाऊ बन जाती है। और इसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा आपको पता है कहाँ पे खाया जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था।
ये सब फसलें उगाई जाती हैं। फिर उर्वरता समाप्त होने पर इस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और कृषक जो है नए भूखंड पर खेती करने के लिए चला जाता है। इसी को हम स्थानांतरित कृषि, कर्तन या दहन कृषि कहलाते हैं और इसको विभिन्न देशों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको झूमिंग या झूम कृषि के नाम से उत्तर पूर्वी भारत में जानते हैं, मिल्पा के नाम से मैक्सिको में, M4 मिल्पा और M4 मैक्सिको। इसके अलावा रोका ब्राज़ील में, ब्राज़ील को रोकता है। ये कैसी खेती से? जंगलों को काटने से। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, रोका नाम से ब्राज़ील में और लदांग नाम से मलेशिया में इसकी कृषि की जाती है। ये मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। अब चलवासी पशुचारण क्या होता है? तो चलवासी पशुचारण जो है ये सहारा के अर्धशुष्क या शुष्क प्रदेशों में और मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में किया जाता है, जहाँ पे जो है फसलें कम उगती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये पशुचारक और पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी की तलाश में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जो है वो जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु चेंज होती रहती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब हम देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। और वाणिज्यिक कृषि में हमारे डिफरेंट जो फसलें हैं वो उगाई जाती है। देखिए यहाँ पे चलवासी पशुचारक के ऊँटों का एक चित्र भी दिखाया गया है। अब हम वाणिज्यिक कृषि देखते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी कि यहाँ पे इसको एज अ बिजनेस किया जाता है ताकि जो हमारी इनकम है उसमें वृद्धि हो सके। तो इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और जो अधिकांश कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि के भी 3 भाग हैं, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो सबसे पहले हम वाणिज्यिक अनाज कृषि देखेंगे। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो फसलें हैं वो वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती हैं, जिनमें कि गेहूं, मक्का सामान्य रूप से मुख्य फसल हैं, जबकि गहन कृषि की चावल थी। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो है इस तरह की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं और अत्यधिक ठंड जो है इनके वर्धनकाल को कई बार बाधित भी करती है। एक फसल केवल एक बार में उगाई जा सकती है। अब वाणिज्यिक कृषि का दूसरा पार्ट आता है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में जो भूमि का उपयोग है वो भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सभी तरह की कृषि के बारे में, क्योंकि कृषि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरह करके भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी USA, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित होता है। अब रोपण कृषि। तो रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जिसमें कि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही फसल उगती है वर्ष भर और इसमें क्या होता है, इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या खेतों के निकट कारखाने में किया जाता है। इस प्रकार के कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, यानी कि अगर परिवहन की सुविधा नहीं होगी तो रोपण कृषि जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से रट लेनी है और इसको रटेंगे कैसे, जब आप इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। तो 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए। अब कुछ मुख्य फसलें, उनके लिए किस तरह के एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है वो बताया गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा प्रमुख खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। अब चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और इसके लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का ये मुख्य आहार भी है। चावल के लिए हमें उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना है चावल के लिए।
उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो मिट्टी है वो चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें कि जल रोकने की क्षमता हो वो चाहिए होती है। चीन का फर्स्ट स्थान है चावल के उत्पादन में, भारत का सेकंड, जापान का थर्ड, श्रीलंका का फोर्थ और मिस्र का फिफ्थ। तो पहला और दूसरा स्थान आपको याद रखना है, पहला चीन का और दूसरा भारत का। इसके लिए आवश्यकता उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा और चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। अब यहाँ पे देखिए, अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल की 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे स्थान का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड आता है गेहूँ। तो गेहूँ के वर्धन काल में जब बढ़ने का समय होता है गेहूँ के, उस समय हमें मीडियम टेम्परेचर और वर्षा और सह्य कर्तन, जबकि इसकी कटाई के समय हमें तेज धूप की आवश्यकता होती है। जैसे कि फिलहाल का मौसम चल रहा है, अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए चावल के लिए जलोढ़ और गेहूं के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है जो कि सुअपवाहित होनी चाहिए। गेहूं यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। अब मिलेट मतलब बाजरा वगैरह जो होते हैं, मोटा अनाज। और मिलेट ईयर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 को घोषित किया था, ये आप सभी को पता होगा। तो मिलेट क्या होते हैं? ये मोटे अनाज होते हैं जो कि कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। तो मिट्टी का नाम जरूर याद रखना है। और इसके लिए कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। इसके अलावा ये नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब मक्का को आप लोग कॉर्न के नाम से जानते हैं। आजकल स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा बड़ा फेमस है। तो ये विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न रंगों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपजाऊ मृदा, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा होती है। और ये उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। अब कपास के लिए फ्रेंड्स काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये आप सभी को पता होगा। इसके अलावा इसके लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 ये दिनों पे ध्यान दीजिएगा, पाला रहित और तेज चमकीली धूप वाले दिनों की आवश्यकता होती है। ये काली के अलावा जलोढ़ मृदा में भी उग जाती है। चीन, यूएसए और भारत का इसके उत्पादन में थर्ड स्थान है। पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। और ये सूती वस्त्र के लिए प्रमुख रूप से कच्चा माल होता है। इसके अलावा पटसन को जो है हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा चावल के लिए चाहिए होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। तो पटसन के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अब कॉफ़ी की खोज कैसे हुई? तो कॉफ़ी की खोज की थी एक अरबवासी ने जिसका नाम था काल्दी। और ये 850 ईस्वी में इसने अपनी बकरियों को चराते हुए देखा कि बकरियां जो है कई बार अनोखी हरकत करती हैं। तो उसने भी एक दिन उस पौधे को खा लिया जिसको बकरियां खाया करती थी। और उस पौधे की फलियों को चखकर उसे जो प्रसन्नता हुई, जो आनंद का अनुभव हुआ, उसे लोगों ने पसंद किया। लोगों को उसने अपनी खोज के बारे में बताया और इस तरह से कॉफ़ी की खोज हो गई थी। अब कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और दोमट मृदा इसके अलावा हमें गेहूं में चाहिए होती है, सुअपवाहित। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। सेकंड नंबर पे कोलंबिया और थर्ड नंबर पे भारत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉफ़ी उत्पादन में पहला ब्राज़ील, दूसरा कोलंबिया और थर्ड भारत है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चाय। तो चाय जो है भारत में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है और ये एक प्रमुख पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी जो है वो सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। इसकी पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब कृषि का विकास। तो कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन बढ़ाने
के लिए किए जाने वाले प्रयासों से हम लगा सकते हैं। अब ये कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में विस्तार कर दें या फिर फसलों की संख्या को बढ़ा दें, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार कर दें, उनमें वृद्धि कर दें, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग कर दें। और कृषि का जो मशीनीकरण है, ये भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। अब खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय प्राप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। इसी उपलब्धता को हम लोग खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं। तो खाद्य सुरक्षा के बारे में ये कथन आपको याद रखना है कि जब हमें क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त आहार मिल जाए। अब कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश गहन कृषि करते हैं, जबकि क्या है, बड़े जो देश हैं, विकसित देश हैं, ये लोग वाणिज्यिक कृषि करते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और जबकि गहन कृषि में भारत भी आ जाता है। अब हम दो फार्मों का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से दो अलग अलग फार्मों में किस तरह की खेती की जाती है। भारत का एक फार्म है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। छोटा सा किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है और ये अपने गांव में रहता है। और ये क्या करता है, ये बीज जो है वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। इसकी भूमि उर्वर है और ये साल में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ, चावल, दालें उगाता है। और अपने जो मित्रों के और बुजुर्गों के साथ है, ये सहकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। अपने खेत की जुताई किराए के ट्रैक्टर से करवाता है और उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से जोतते हैं। खेत के समीप एक नलकूप है जिससे के लिए वो सिंचाई के लिए किराए पर लेता है। इसके अलावा उसके पास 2 भैंस और मुर्गियां भी हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि वो एक ऐसा सदस्य है और सहकारी समिति में अपना दूध बेचता है कि बस वो कृषि जीवन यापन के लिए कर रहा है। लेकिन अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो वहाँ कृषि के एक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर तक होता है और यहाँ पे मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे एक आयोवा राज्य में किसान है होरन, जिसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है और वो क्या करता है, वो समय समय पर टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी मृदा का परीक्षण करवाता है और इसके अलावा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम को करता है, कंप्यूटर की सैटेलाइट से उसकी खेती जुड़ी हुई है और वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार करता है और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अत्यधिक कृषि करता है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में मशीनीकृत कृषि की जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से वाणिज्यिक कृषि यूएसए में की जाती है और भारत में गहन कृषि की जाती है, 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर से आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। आप लोग एक बार क्वेश्चंस को ज़रूर ढूंढें चैप्टर की समरी को देखने के बाद। तो चलिए इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? तो उद्यान कृषि आप लोग कहते हैं फलों और सब्जियों को उगाने को। अब सुनहरा रेशा हम सभी को पता है, पटसन और पटसन में भारत का प्रथम स्थान है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील, 2nd नंबर पे कोलंबिया और 3rd नंबर पे भारत आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है इनके एमसीक्यूज़ भी हम लोग अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।